तो मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमको चित्र तो इस प्रकार से बनाना होता है एग्जाम में। हम इसका चित्र सहित वर्णन किस प्रकार से करते हैं, जैसा कि तो आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये तो हमारा चित्र हो जाता है। अब इसका हम वर्णन किस आधार पर करते हैं कि क्या क्या चीज होती है इसके अंदर। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम 2024 हमारा लगने वाला है। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। अर्थात हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र। तो देखिए बच्चों, पेपर में हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन करो। ठीक है ना। अब देखिए इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए बच्चों, मादा जनन तंत्र आपको हेडिंग डालनी होगी इस प्रकार से, मादा जनन तंत्र के। देखिए मादा जनन तंत्र जिसके 3 भाग होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बच्चों, इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है बच्चों आपका प्राथमिक जनन अंग अर्थात अंडाशय। इसको ही बच्चों क्या बोलेंगे हम, प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं। और पेपर में कई बार पूछा गया है कि मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अंडाशय। ओके। इसके बाद आता है नंबर 2 सहायक जनन अंग अर्थात मादा जनन तंत्र के सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, अर्थात जो जनन क्रिया में क्या करते हैं बच्चों, सहायक करते हैं यानी सहायता करते हैं। जनन क्या होता है बच्चों, जब अंडाणु और शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन हो जाता है अर्थात निषेचन हो जाता है, उसको ही बच्चों क्या बोलते हैं, जनन। अब यह क्रिया में कौन कौन से भाग लेते हैं, देखिए बच्चों, अंडवाहिनी क्या लेती है, एक भाग लेती है। ठीक है ना, क्योंकि मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है बच्चों, एक जोड़ी अर्थात 2 अंडाशय पाए जाते हैं। गर्भाशय एक पाया जाता है, अर्थात बच्चों मादा जनन तंत्र में एक गर्भाशय पाया जाता है। गर्भाशय ग्रीवा एक गर्भाशय ग्रीवा पाई जाती है। और बाह्य जननांग क्या होती है, हमारी योनि होती है। जैसा कि बच्चों आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि एक जोड़ी बच्चों देखिए अंडाशय है हमारी, क्या है, अंडाशय। इनको बोलते हैं हम इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। एक जोड़ी हो जाती है कि नहीं होती है भाई, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, अर्थात 2 अंडाशय और एक जोड़ी। फिर बच्चों एक गर्भाशय हो जाता है। ठीक है ना, ये यूट्रस यानी गर्भाशय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय। ये गर्भाशय क्या है, गुहा है, यानी कि एक तरह से गुफा बोलते हैं ना बच्चों, तो ये गर्भाशय गुहा है, गुहा। ठीक है ना, इसी के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे बच्चे का भ्रूण स्थापित होता है। ठीक है ना, जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है ये अंडवाहिनी होती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अंडाणु का फर्टिलाइजेशन होकर यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा भ्रूण बनता है वह स्थापित हो जाता है। और 9th मंथ तक क्या होगा, इसका पोषण होता रहता है प्लेसेंटा के द्वारा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम कि सहायक जनन ग्रंथियां, नंबर 3 है हमारा कि सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या होती है, जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है एक तो, और एक होती है हमारी स्तन ग्रंथियां बच्चों। ठीक है ना, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग और सहायक जनन अंग। इसकी टॉपिक की आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो पकाऊ सा होने लगता है। इसमें हम पढ़ लेते हैं प्राथमिक जनन अंग और वह सहायक जनन अंग, और सहायक जनन ग्रंथियों को हम अलग से पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है ना, जिसके अंदर दुग्ध ग्रंथियां आती हैं, बालूत्रन ग्रंथियां हमारी आती हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा प्राथमिक जनन अंग में अंडाशय क्या है बच्चों, हमारा अंडाशय हो जाता है प्राथमिक जनन अंग के अंदर। देखिए पहले क्या लिख लेते हैं बच्चों, कुछ नोट लिख लेते हैं आपको, जब भी हम इसके अंदर हम कुछ करते हैं। देखो मादा जनन तंत्र के सभी अंग, ठीक है ना भाई, मादा जनन तंत्र यानी मादा का जो भी जनन अंग होते हैं वे संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से, यहाँ तो संरचनात्मक रूप से व क्रियात्मक रूप से एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं बच्चों, स्तन ग्रंथियों से जुड़े रहते हैं, जिससे अंडोत्सर्ग, निषेचन, सहगर्भता, प्रसव व शिशु को देखभाल आदि क्रियाओं को सहायता मिलती है। ठीक है बच्चों, भाई कोई भी मादा का दुग्ध उत्पन्न कब होता है, जब वह गर्भाशय धारण कर लेती है, जब उसका बच्चे का जन्म हो जाता है तभी तो वह दुग्ध उत्पन्न करती है। उससे पहले वह दुग्ध उत्पन्न नहीं कर सकती है बच्चों, क्योंकि यह जनन क्रिया के द्वारा ही क्या होती है, ये संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। अब चलिए बच्चों प्राथमिक जनन अंग अंडाशय को पढ़ते हैं। देखिए
प्राथमिक जनन अंग अंडाशय होता है, जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था। मादा की उदर गुहा में वृक्कों के पीछे, भाई जो मादा का जो पेट होता है उदर गुहा होती है बच्चों, ठीक है ना। उदर गुहा यानी कि पेट में किसके पीछे बच्चों, जो हमारे किडनी है वक्र होते हैं उनके पीछे दोनों ओर एक एक अंडाशय होते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या होते हैं हमारे, एक एक अंडाशय होते हैं। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई, अब बच्चों बात आती है जो ये ओवरी जो अंडाशय होते हैं इनकी लंबाई कितनी कितनी होती है, तो इनकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर तो बच्चों चौड़े होते हैं। और देखो बच्चों इनकी लंबाई तो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई होती है इनकी 1.5 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 1 सेंटीमीटर। अर्थात देखिए बच्चों चित्र में कि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इनकी भाई बच्चों क्या होगी, 2 से 4 सेंटीमीटर बच्चों ये लंबे होते हैं। क्या होते हैं, लंबे। व 1.5 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, बीच की चौड़ाई हो जाती है। क्या होती है बच्चों, ये बीच की चौड़ाई व मोटाई भी हो सकती है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्या होती है हमारी मोटाई। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों। और देखिए बच्चों अगला कि यह श्रोणिवृत्ति व गर्भाशय से, देखिए बच्चों जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारी श्रोणिवृत्ति है बच्चों। क्या है, हमारी श्रोणिवृत्ति या गर्भाशय है। इससे ये लिगामेंट ऑफ ओवरी, अर्थात ये किसके जुड़ा हुआ है बच्चों, इसमें स्नायु के द्वारा जुड़ा होता है। लिगामेंट को बच्चों स्नायु बोलते हैं, गर्भाशय से स्नायु से जुड़ी रहती है। ओके, ये अंडाशय व मादा हार्मोन स्रावित करते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, हमारे जो अंडाशय होते हैं ये क्या करते हैं, जो अंडाणु होते हैं या मादा हार्मोन भी स्रावित करते हैं। देखिए बच्चों प्रत्येक अंडाशय एक पतली जननिक उपकला से ढका रहता है तथा शेष भाग संयोजी ऊतक का बना होता है। अर्थात बच्चों जो हमारा अंडाशय होता है वह संयोजी ऊतक व एक जननिक उपकला से ढका रहता है। अंडाशय एक मोटे सघन भाग या बाह्य भाग बलकुट तथा ढीले आंतरिक भाग मध्यांश मेडुला में विभक्त रहता है बच्चों, ठीक है ना। जो हमारा अंडाशय होता है एक मोटे सघन भाग जिसको हम बाह्य भाग या बलकुट कहते हैं तथा एक ढीले आंतरिक भाग जिसको हम मध्यांश या मेडुला में विभक्त रहता है, उसको हम कह सकते हैं। फिर देखिए बच्चों बलकुट व मध्यांश का संयोजी ऊतक तंतु से निर्मित पदार्थ स्ट्रोमा कहलाता है। अर्थात जो हमारा बलकुट व मध्यांश का संयोजी ऊतक तंतु होता है वह किससे निर्मित होता है बच्चों, तंतु से निर्मित पदार्थ स्ट्रोमा कहलाता है। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला है हमारा सहायक जनन अंग, अर्थात वह जो हमारा प्राथमिक जनन अंग होता है वह तो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए सहायक जनन अंग अर्थात जनन में सहायता करने वाले अंग कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट भाग होता है बच्चों हमारा अंडवाहिनियां, ठीक है ना। अगर अंडवाहिनी नहीं होंगी तो हमारा सहायक जनन अंग में जो हमारे निषेचन के कार्य होते हैं वे कार्य नहीं हो पाएगा। देखिए अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी भी बोलते हैं इसको हम, और फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। देखो चित्र में मैं आपको दिखा देता हूं कि अंडवाहिनी किसे बोलते हैं बच्चों, यहां से लेके और यहां तक के भाग को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसे, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये दो होती हैं बच्चों, इधर भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारी फैलोपियन ट्यूब है दो, ठीक है ना। अतः इसको हम डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी हम बोलते हैं। देखिए बच्चों आगे प्रत्येक डिंब वाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों। यहां से यहां तक लंबी है तो ये कितना होगी हमारी 10 से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से, ठीक है ना, क्या होती है हमारी, भाई प्रत्येक अंडाशय दिख रहा है आपको बच्चों, इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, परिधि से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, देखिए परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि यहाँ की जो परिधि होती है इस स्थान से जाकर और ये यहाँ तक गर्भाशय गुहा प्रारंभ हो जाती है ना बच्चों, यहाँ तक ये आ जाती है, इसको ही बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों कि अंडाशयों के पास अंडवाहिनियों का स्वतंत्र सिरा कीप रूपी व चौड़ा भाग होता है। देखिए बच्चों इसमें जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये हमारा अंडाशय है, इसके बाद देखिए कीप नुमा आपको संरचना दिखाई दे रही है और चौड़ा भाग है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। इसको बच्चों हम फिम्बरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिम्बरी या झिल्ली बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। हिंदी में झिल्ली और इंग्लिश में फिम्बरी बोलते हैं, जिसे मुखिका या कीपा के यहाँ कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके किनारों पर अंगुली नुमा या अंगुली समान प्रवृद्ध होते हैं जिन्हें फिम्बरी झालर कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम, झालर। जो क्या होते हैं हमारी अंगुलीनुमा संरचना होती है उनको हम फिम्बरी कहते हैं। और जो मुखिका या कीपक होता है वह क्या होता है, जो अंडाशय होता है उससे प्रारंभ होने वाला स्थान या उससे प्रारंभ होने वाला भाग प्रवृत्त कहते हैं होते हैं, जिन्हें फिम्बरी झालर कहते हैं। जो
अंडोत्सर्ग से आए अंडाणुओं को अंडवाहिनी में, ठीक है ना भाई, जो हमारे जो क्या होती है, जो अंडोत्सर्ग क्रिया होती है अर्थात अंडाशय से अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया से आए हुए अंडाणुओं को भाई, यहाँ से एक अंडाणु बनेगा तो भाई यहाँ से जाकर ये फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर भेज देता है बच्चों, क्या करता है, इस स्थान पर क्या भेजता है, इन अंडाणुओं को गमन कराता है या भेजने का कार्य करता है, यानी कि अंडवाहिनी में पहुंचाने में सहायता कर देते हैं। ओके, इसके बाद देखिए बच्चों आगे, देखिए बच्चों कि कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है जिसे तुम्बिका या एम्फोला कहते हैं। देखिए बच्चों ये क्या होते हैं, हमारे जो कीपक होते हैं, ठीक है ना, ये कीपक होते हैं, अंगुलिनुमा प्रबंध होते हैं। तो ये चौड़ा भाग दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं बच्चों हम एम्फोला। क्या बोलते हैं, एम्फोला। ओके, क्या बोलते हैं, एम्फोला, या फिर बच्चों हम इसको बोल सकते हैं तुम्बिका। क्या बोल सकते हैं, तुम्बिका बोल दो, चाहे आप एम्फोला बोल दो। फिर देखिए बच्चों यह आगे जाकर जो यहाँ पर सकरा भाग बनाता है इसको बोलते हैं इस्थमस। बच्चों क्या बोलते हैं हम, इस्थमस, ठीक है ना, इस्थमस बोलते हैं। ये सकरा होता है बच्चों, क्या होता है हमारा, सकरा भाग होता है, क्योंकि ये चौड़ा भाग है तो इसको एम्फोला और ये सकरा भाग है तो इसको इस्थमस बोलते हैं। इसमें एक सक्रिय गुहा होती है जो गर्भाशय से जुड़ी रहती है बच्चों। क्या होती है भाई, जो एक सक्रिय गुहा होती है वह गर्भाशय से हमारी जुड़ी रहती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यह किससे जुड़ी हुई है, हमारे गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। अब आगे देखते हैं बच्चों, देखिए बच्चों अंडवाहिनी की भित्ति पेशी युक्त ग्रंथिल रुमाभी व अत्यंत बलित होती है, अर्थात जो हमारी अंडवाहिनी होती है उसकी जो भित्ति होती है बच्चों वो पेशी युक्त होती है, ग्रंथिल होती है, रुमाभी व अत्यंत बलित होती है। इसकी श्लेष्मा उपकला की स्रावी कोशिकाओं द्वारा गाढ़े लसलसे द्रव की पतली परत का स्राव किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। इसकी जो क्या होती है, श्लेष्मा उपकला होती है, इसकी श्लेष्मा उपकला की स्रावी कोशिकाओं द्वारा, ठीक है ना भाई, श्लेष्मा जो उपकला होती हैं उसकी जो स्रावी कोशिकाएं होती हैं वह गाढ़े लसलसे द्रव की पतली परत का स्राव करते हैं या किया जाता है, जो अंडाणु को पोषण व सुरक्षा प्रदान करता होता है, ठीक है ना बच्चों। क्या करता है, उसका सुरक्षा प्रदान करेगा या उसको क्या करता है, ये पोषण करता है। अब आगे देखिए बच्चों नंबर सेकेंड, देखिए बच्चों नंबर सेकंड है हमारा गर्भाशय बुम्ब, ये बच्चादानी या यूटलस बच्चों, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, यूटलस भी बोलते हैं, जैसा कि आपको दिखाई देगा चित्र में। देखो बच्चों यह क्या है, हमारा गर्भाशय थे, इसको अंडवाहिनी, देखो यूटलस यानी गर्भाशय बोलते हैं बच्चों, ठीक है, और क्या बोलते हैं, बुम्ब बोलते हैं, इसको बुम्ब भी बोल सकते हैं इस वाले हिस्से को, ठीक है ना, बुम्ब या यूटलस कुछ भी हम बोल सकते हैं। देखिए मानव की मादा में एक गर्भाशय होता है या गर्भाशय होती है जो श्रोणि गुहा की मध्य रेखा में उसकी भित्ति से, ठीक है ना, भित्ति यानी दीवार होती है बच्चों, तो उसकी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ी रहती है बच्चों। किससे जुड़ी रहती है, स्नायु के द्वारा जुड़ी रहती है। इसका आकार उल्टी रखी नाशपाती के आकार का होता है बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे समझ लीजिए कि ये क्या है, हमारी नाशपाती का सा होता है बच्चों, ठीक है ना, तो इसको हम आकार समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार की है, कि उल्टी रखी हमारी जो नाशपाती होती है उसके आकार का होता है। फिर देखिए बच्चों आगे, गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है बच्चों। देखिए ये क्या है, हमारा गर्भाशय है तो ये पतली जो ग्रीवा दिख रही है ना आपको, जो पतला सा सकरा सा भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों हम ग्रीवा। क्या बोलते हैं, ग्रीवा, न ग्रीवा नाल भी हम बोल सकते हैं। किसमें खुलता है बच्चों, ये योनि में खुलता है, यानी वेजाइना में खुलता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, हमारा वेजाइना है। ओके, ग्रीवा की नाल को सर्विकल कैनाल कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो ग्रीवा की जो नाल होती है इसको हम सर्विकल कैनाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल अर्थात जिसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है, जन्म नाल बनाती है। इसका आकार 7.5 अर्थात 7.5 इंटू 2.5 इंटू 5 होता है। इसका भाग चौड़ा अर्थात जो चौड़ा भाग होता है जो ऊपर होता है बच्चों, ठीक है ना, इसका चौड़ा भाग ऊपर तथा सकरा भाग नीचे की ओर होता है, किसका, गर्भाशय का। ओके, फिर आगे देखिए बच्चों इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, देखिए बच्चों इसके 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग बुहन अर्थात फंडस बोलते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। देखिए बच्चों इसका जो ये ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको ही बच्चों हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं बच्चों, फंडस।
परंतु बच्चों इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, यूटिलस अर्थात गर्भाशय बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको बूहन, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। चलो फिर देखिए बच्चों, मध्य भाग अर्थात बॉडी होती है बच्चों, क्या होती है, बॉडी। ये क्या है बच्चों, मध्य भाग इसका क्या है, बॉडी होती है। निचले भाग का सकरा भाग ग्रीवा होता है बच्चों। देखिए ये क्या है, हमारा ग्रीवा होता है, ठीक है ना, सकरा भाग है कि नहीं है ये, तो ये क्या हो गई, हमारी ग्रीवा हो जाती है। अब देखिए बच्चों, इसके हम फर्स्ट लेयर के बारे में पढ़ते हैं। गर्भाशय की भित्ति यानी गर्भाशय की भित्ति में ऊतकों के 3 स्तर होते हैं बच्चे। देखो जो ये हमारे गर्भाशय दिखाई दे रहा है, इसका फर्स्ट लेयर ये हो जाता है, सेकंड लेयर ये होता है और थर्ड लेयर ये वाला हो जाता है, अर्थात इसके 3 लेयर होती हैं। देखो पेरीमीट्रियम यानी कि ऊपरी भाग गर्भाशय होता है बच्चों, क्या होता है हमारा, पेरीमीट्रियम। देखिए बच्चों, पेरीमीट्रियम अर्थात ऊपरी भाग, भय भारी, देखिए बच्चों यह है, भय नहीं यह भारी पतला झिल्ली नुमा स्तर होता है बच्चों, ठीक है ना। जो हमारा जो चित्र में दिखाई दे रहा है यह भारी भाग, इसको ही बच्चों क्या बोलते हैं हम, पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों हम, पेरीमेट्रियम। ओके चलो आगे देखते हैं नंबर सेकंड। देखिए बच्चों सेकंड होता है मायोमेट्रियम अर्थात गर्भाशय पेशी स्तर। देखिए बच्चों आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो बीच का भाग दिख रहा है ये हमारा, तो यही बोलते हैं बच्चों मायोमियर अर्थात मायोमेट्रियम अर्थात गर्भाशय का पेशी स्तर बोलते हैं। देखो यह मध्य में चिकना मोटा पेशीय स्तर होता है, इसमें प्रसव के समय काफी संकुचन होता है, अर्थात यह घटता बढ़ता रहता है। संकुचन बच्चों ये होता है ना कि संकुचन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सिकुड़ना या फैलना एक तरह से। ओके अगला होता है हमारा लास्ट इसका एंडोमेट्रियम अर्थात ये गर्भाशय की सबसे अंदर की परत होती है बच्चों, क्या होती है, सबसे अंदर की। देखो ये पेरीमेट्रियम हो जाती है बच्चों भारी, ये मायोमेट्रियम अर्थात जो अंदर की स्तर होती है, और ये भारी सबसे अंदर की ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बच्चों हम क्या, एंडोमेट्रियम। देखो सबसे बाहर की तो पेरी, अंदर की बीच की को मायो यानी मध्य में आ जाती है, और लास्ट की क्या होती है, एंडो, एंड हो जाता है जहां पर। गर्भाशय अंत स्तर बोलते हैं बच्चों इसको हम, यह आंतरिक ग्रंथिल स्तर है। क्या है बच्चों, हमारा आंतरिक ग्रंथिल स्तर है जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करता है। क्या करता है बच्चों, गर्भाशय जो गुहा होती है हमारी उसको क्या करता है, ये स्तरित करता है। ऋतुस्राव के समय इसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं बच्चों। क्या होता है, जब हमारा कोई ऋतुस्राव होता है महिलाओं में, तो इसमें क्या होता है बच्चों, चक्रीय परिवर्तन होता रहता है, अर्थात ये टूटती है और फिर दोबारा बनना प्रारंभ कर जाती है। अगर हमारे अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो बच्चों ये टूट जाती है, और निषेचन नहीं हो जाता है तो ये नहीं टूटती है और ज्यादा पुख्ता होती है बच्चों। ओके अगर देखिए निषेचन हो जाएगा तो क्या होगा, भ्रूण का युग्मनज का निर्माण होगा और वह गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा। जब अंडाणु का निषेचन ही नहीं होगा तो वह क्या होगा कि ऋतुस्राव के समय ब्लड के रूप में बाहर निकल जाता है। ओके चलो आगे। गर्भाशय में भ्रूण बच्चों, भ्रूण यानी कि जो हमारा युग्मनज बनता है बच्चों, ठीक है ना, प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा रहता है बच्चों, जहां इसे सुरक्षा व पोषण प्रदान किया जाता है बच्चों। देखिए चित्र में दिखाता हूं मैं आपको, भाई क्या होता है, ये हमारा अंडाणु है, ठीक है ना, और इधर से क्या जाता है, हमारा शुक्राणु जाता है बच्चों, ठीक है ना, योनि मार्ग से होते हुए इस प्रकार से यहाँ पर क्या जाएगा, शुक्राणु जाएगा और निषेचित हो जाता है। अर्थात आप बच्चों कह सकते हैं कि अंडाणु का निषेचन बच्चों फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है बच्चों, ठीक है ना, ये अंडाणु का निषेचन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना, कहाँ पर होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, अंडाणु का निषेचन हो जाता है। जब यह निषेचित हो जाता है बच्चों तो क्या होगा, फिर ये युग्मनज बन जाता है, और युग्मनज यहाँ पर आके भ्रूण बनाता है बच्चों। क्या बनाता है, हमारा भ्रूण बनाता है, और यह प्लेसेंटा से जुड़ जाता है बच्चों। किससे जुड़ जाता है, प्लेसेंटा से जुड़ जाएगा यहाँ पर। ओके और फिर क्या होगा, इस यह प्लेसेंटा इसको पोषण प्रदान करेगा और 9 मंथ तक क्या करता है, इसका विकास करता रहता है। जब जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है ना, ये इसी से जुड़ा रहता है, कौन सा, प्लेसेंटा। ओके जब ये भ्रूण नहीं बनता है तो ये ऊपर की जो लेयर होती है हमारी, किसकी होती है, ये एंडोमेट्रियम, यह टूटना प्रारंभ कर देती है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि यह क्या करती है, केवल भ्रूण को स्थान प्रदान करती है, अर्थात आधार देती है, जिससे वह चिपकता रहता है। ओके अगर भ्रूण नहीं आता है तो ये टूटकर बाहर निकल जाती है। ओके बच्चों अब देखिए बच्चों नंबर थर्ड, योनि अर्थात बेजाइना। ओके देखिए बच्चों अर्थात बेजाइना,
ओके, देखो गर्भाशय ग्रीवा उभर कर, ठीक है ना, जो हमारी क्या होती है बच्चों, ये गर्भाशय ग्रीवा दिख रही होगी आपको शकरा भाग, तो ये क्या होती है, उभर कर यानी चौड़ी हो रही कि नहीं हो रही है, तो उभर कर एक लचीली पेशी है, अर्थात बच्चों लचीली अर्थात यह सिकुड़ भी जाती है और चौड़ी भी जाती है, लचीली पेशी है, झिल्ली नमा झिल्ली समान नलिका रूपी संरचना बनाती है बच्चों, क्या बनाती है, नलिका रूपी संरचना बनाती है, जिसे योनि या वेजाइना कहते हैं। यह 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है बच्चों, इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह मादा का मैथुन अंग होता है, अर्थात इसी के द्वारा यह क्या करती है, निषेचन की क्रिया या मैथुन क्रिया करती है। आगे देखते हैं बच्चों, अब देखिए बच्चों बाह्य जननांग भी होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा बाह्य जननांग की तरह कार्य करती है। देखिए बच्चों स्त्रियों में योनि छिद्र से संबंधित सभी बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप में भग कहते हैं। ये निम्न है बच्चों, ठीक है ना भाई, बाह्य जननांग जो होते हैं, जो हमारी स्त्री होती है तो उसकी जो योनि होती है उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो क्या होते हैं छिद्र व संबंधित अंग होते हैं, उनको ही बच्चों क्या कहते हैं, भग व उसका बाह्य जननांग कहते हैं। देखिए बच्चों इसमें नंबर 1 होता है जगन सेल यानी कि मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना बच्चों। देखिए यह त्वचा से ढका उभरा हुआ बसीय ऊतक, अर्थात किससे बना होता है बच्चों, यह बसीय ऊतकों से युक्त कोमल गद्दी की तरह फूला रहता है। इसकी ऊपरी की सतह रोम युक्त होती है। देखिए बच्चों जैसे मैं आपको बता देता हूं, जगन सेल जैसे कि आपको इसमें चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यह ऊपरी की हिस्सा होता है ना हमारा, दिख रहा होगा आपको, तो यही होता है हमारा जगन सेल बच्चों, ठीक है ना, यानी कि यह त्वचा से ढका उपरा हुआ बसीय ऊतक युक्त कोमल गद्दी की तरह फूला हुआ रहता है। इसकी ऊपरी की सतह रोम युक्त होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई भी दे रहे होंगे कि ये क्या हमारे रोम है और बसीय ऊतकों से मिलकर बना होता है गद्दीनुमा भाग बच्चों। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों हम। देखिए बच्चों नंबर 2 है बृहद भगोष्ठ, इसको लेविया मेजोरा बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, लेविया मेजोरा। ये त्वचा के 2 मोटे मांसल बलन होते हैं बच्चों, क्या होती हैं, जो हमारी त्वचा होती है उसके 2 मोटे मांसल बलन होते हैं जो सघन सेल से नीचे तक फैले रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, हमारा सघन सेल था बच्चों, ठीक है ना, तो इसके नीचे ये क्या है, बृहद भगोष्ठ है हमारे, क्या है, बृहद भगोष्ठ, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेविया मेजोरा बोलते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ना 1 और 1 2, ठीक है ना, ये क्या होते हैं हमारे, ये त्वचा के 2 छोटे मांसल बलन होते हैं जो जगन सेल से नीचे तक फैले रहते हैं तथा योनि द्वार को घेरे रहते हैं बच्चों, ठीक है ना, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये क्या है हमारा योनि द्वार, तो ये इसको घेर रखा है चारों तरफ से। ओके बच्चों देखो इनकी त्वचा से बसा तेल व श्वेत ग्रंथि होती है, इसमें इनकी त्वचा में क्या होता है बच्चों, बसा होती है, तेल व श्वेत ग्रंथियां भी होती हैं तथा बाहरी सतह पर रोम होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, छोटे छोटे से रोम होते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों लघु भगोष्ठ, देखिए लघु भगोष्ठ अर्थात लेविया माइनोरा, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, माइनेरो यानी कि छोटा। ये दीर्घ भगोष्ठ के नीचे से योनि छिद्र के दोनों ओर एक एक होते हैं व पतले बलन होते हैं, इनमें तेल ग्रंथियां अधिक होती हैं बच्चों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये वाले क्या है हमारे लघु भगोष्ठ है बच्चों, ठीक है ना, ये क्या है लघु भगोष्ठ और ये बृहद भगोष्ठ, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये लघु हो जाता है और ये हमारा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए बच्चों इसके आगे यूनिज्ड यानी कि आपकी जो हीमन होती है, जिसको बच्चों आप बोलते हैं सील, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सील भी बोला जाता है जैसे आप बोलते हैं, परंतु आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यूनिज्ड बोलेंगे यानी कि हीमन बोलते हैं। देखिए बच्चों योनि का द्वार पतली झिल्ली से ढका रहता है बच्चों, जो योनि होती है महिलाओं में वे क्या होती है, पतली झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे योनिज्ड कहते हैं। यह प्रथम मैथुन के समय नष्ट या फट जाती है बच्चों, क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन होता है या मैथुन क्रिया होती है यह तभी फट जाती है। कभी कभी तेज धक्के, अचानक गिरने, खेलने कूदने, साइकिल चलाने से भी यह फट जाती है। क्या होता है कि बचपन में महिलाएं क्या करती हैं, तेज भागती हैं, दौड़ती हैं, कभी धक्का लग जाता है या साइकिल चलाती हैं तो भी यह फट जाती है। कुछ स्त्रियों में यह योनिज संभोग के बाद भी बनी रहती है, इसलिए योनिज्ड के होने या ना होने की किसी बात को किसी स्त्री के कौमार्य या वर्जिनिटी का सूचक नहीं मानना चाहिए बच्चों। ओके देखिए ये क्या हमारा योनि द्वार है, तो इसके अंदर बच्चों क्या होती है, यह उपस्थित होती है। जब ये क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम मैथुन क्रिया करती है तब यह फट जाती है या
टूट जाती है या नष्ट हो जाती है बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों लास्ट की नंबर ए भग शिश्न या क्लोटोर। ठीक है ना, देखो लघु भगोष्ठों अग्रकोणों पर स्थित एक छोटा सा उत्थापनशील अंग है जो नर के शिश्न के समान होता है बच्चों। ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या है, एक आपको संरचना दिखाई देती है, ये क्या है, नर के शिश्न के समान छोटा सा बड़ा भाग होता है, इसको क्लाइटोरिस या भग सेप भी हम बोल सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो जाता है आपका मादा जनन तंत्र। ठीक है ना, अगर आपको समझ में आया हो बच्चों, अगर आपको नोट्स भी अच्छे लगे हों, चित्र भी अच्छे लगे हों, तो प्लीज बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इससे आगे का ग्रंथियों वाला चैप्टर यानी कि इसका सेकंड भाग भी बताने वाला हूं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।